बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के तमाम एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। सवाल में पूछा जा रहा है, जब कोई शिकारी जो है परिंदे को टारगेट करता है तो उसका टारगेट मिस क्यों हो जाता है। जब भी बच्चों बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करती, वो एक पैराबोलिक पाथ बनाती है, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में समझा था। क्योंकि जब बुलेट को फायर किया जाएगा तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ग्रेविटी की वजह से वो स्ट्रेट जाने की बजाय एक कर्व पाथ पर मूव करेगी, जिसकी वजह से टारगेट मिस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने टारगेट से थोड़ा ऊपर करके निशाना लगाना चाहिए ताकि वो कर्व होके अपने टारगेट पर जाकर लगे। द हंटर मिस द बर्ड बिकॉज द बुलेट flows at curved parabolic path due to gravity, while the bird may fly away or fall if already hit. To successfully hit, the hunter must aim slightly above the bird. This situation is explained using the concept of projectile motion. Next question है बच्चों हमारे पास, a person falling on the heap of sands does not hurt more as compared to the person falling on the concrete floor. Why? सवाल में पूछा जा रहा है कि एक शख्स जब कंक्रीट के फर्श पर गिरता है तो बेटा उससे ज्यादा चोट लगती है, जबकि अगर वो रेत पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है। क्योंकि बच्चों रेत पर गिरते हुए जो इम्पैक्ट टाइम है बेटा वो ज्यादा हो जाता है। हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम के अंदर, इस फार्मूले का अगर आप गौर करें, अगर बेटा टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी, क्योंकि फोर्स और टाइम यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी कम फोर्स लगेगी, जबकि कंक्रीट पर गिरते हुए कंक्रीट का इम्पैक्ट टाइम इतना कम होता है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। सेन इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट which reduce the force of impact as per the impulse formula, F is equal to delta P divided by delta T। टाइम जितना ज़्यादा फोर्स उतनी कम। The longer the time, the smaller the force. Concrete give almost zero time to stop, causing greater injuries. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड फ्लाई इन द एयर। सवाल में पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन के तहत ये जो बर्ड्स जो हैं ये हवा में फ्लाई करते हैं। एक्चुअली इनके जो परों की शेप होती है कुछ इस तरह होती है कि ये अपने परों के नीचे हाई प्रेशर जनरेट करते हैं और ऊपर जो है प्रेशर वो लो होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स को लिफ्ट मिलती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में, एक टॉपिक आएगा बर्नौली इक्वेशन, वहां पर बर्नौली प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ, जहां पर स्पीड ज्यादा होगी प्रेशर लो होगा। तो जब ये परिंदे परों से हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं तो बेटा एक्चुअली वो परों के नीचे प्रेशर को ज्यादा कर रहे होते हैं, और परों के नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इन्हें एक हवा का पुश मिलता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिसकी वजह से बेटा ये इजीली हवा में उड़ सकते हैं। Birds fly when the lift force produced by the wings is greater than their weight. Their wings are shaped to create pressure difference as per Bernoulli's principle. Flapping pushes air downward, generating upward thrust. Proper wings and tail control ensures the direction and stability. Next question है हमारे पास, describe briefly effects of air resistance on the range of projectile। बच्चों हमने टॉपिक के अंदर समझा था कि अगर एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, जो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन थी बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वो कम हो जाएगा। अगर फर्ज करें प्रोजेक्टाइल जो है विदाउट एयर रेजिस्टेंस ये पाथ कवर कर रहा था, एयर रेजिस्टेंस के साथ बेटा वही प्रोजेक्टाइल जो है ये पाथ फॉलो करेगा। इस पाथ और इस पाथ में फर्क क्या है, इन दोनों पाथ की बेटा ये जो रेंज है ये भी कम है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी हाइट जो है बेटा वो भी कम है। मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है रेंज के साथ साथ बेटा हाइट को भी कम कर देती है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, एयर रेजिस्टेंस एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन एंड रिड्यूस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, therefore the range of projectile become less than the ideal value without air। it also makes the trajectory non-symmetric and affect both height and time of flight। मतलब और एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल्स आर v जीरो बट a इज नॉट जीरो। बेटा हमारे पास सवाल में पूछा जा रहा है वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो ना हो। फर्ज करें बेटा जब आप एक सिग्नल पर रुकते हैं तो बेटा वहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो होती है। सिग्नल खुलने के बाद जब आप चलना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बेटा वहां पर एक्सेलरेशन होती है।
लेकिन वेलोसिटी जो है बेटा वो 0 होती है। व्हेन अ व्हीकल इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। कार स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, एग्जांपल से ये क्वेश्चन याद रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ए इज 0 बट वेलोसिटी इज नॉट 0। अब यहाँ पर बेटा जब आप मोटरवे के ऊपर जा रहे होते हो कांस्टेंट स्पीड से क्रूज लगा के, तो वहां पर आपकी एक्सेलरेशन तो जीरो होती है लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बेटा ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही एक फिक्स वेलोसिटी से, यानी कि 120 की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगी। If a vehicle is moving at constant speed on straight path, its acceleration is zero. For example, cruise control on a highway. थर्ड है बेटा हमारे पास velocity and acceleration are perpendicular to one another. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सिर्फ उस वक्त परपेंडिकुलर होती है जब आप एक सर्कुलर पाथ पे किसी चौक में मूव कर रहे हो। सर्कुलर पाथ के ऊपर जो एक्सेलरेशन होती है बेटा उसकी जो डायरेक्शन होती है और टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। In a uniform circular motion, velocity is tangent to the circle and acceleration centripetal is directly inward toward the center. So, velocity is perpendicular to acceleration. ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।